पिछले वाले वीडियो में हमने सेलों के समांतर क्रम समूहन तथा उनकी परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट एमपी है, जिसे हम किरचॉफ के नियम बोलते हैं। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथों को समझने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों के कारण परिपथों को समझना थोड़ा आसान हो गया। इसीलिए एग्जाम के बेस से और थोड़े बेसिक नॉलेज के हिसाब से किरचॉफ के नियम पता होना ज़रूरी है। तो आज हम यही इन नियमों को देखेंगे। एग्जाम के बेस से ये 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा इन नियमों के परिपथ नामांकित चित्र और इनको समझाइए। तो सबसे पहले हम आंसर देखते हैं कि इसको लिखना कैसे। किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथों को अध्ययन करने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार किसी भी संधि पर, पहला नियम देखते हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है हमेशा। किसी भी संधि पर, मतलब इसका ऐसा कहना था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं, इनका बीज गणितीय योगफल हमेशा कितना होगा? शून्य होगा। मतलब कि आने वाली धाराओं को, इस नियम के अनुसार आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अगर हम इस नियम को थोड़ा बेसिक से समझें कि एक संधि लिया हमने जिस पर I1 और I2 धारा आ रही है तथा इस संधि से I3, I4 और I5 धाराएं क्या हो रही है? बाहर जा रही है। तब किरचॉफ का नियम ये कहता है कि संधि पर समस्त धाराओं का मतलब एक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होगा? शून्य होगा। अब किरचॉफ ने कहा था कि आने वाली धाराओं को हमेशा धनात्मक लिखना है और जाने वाली धाराओं को हमेशा ऋणात्मक लिखना है। तो आने वाली धारा कौन कौन सी थी? I1 और I2, और जाने वाली धारा कितनी थी? I3, I4 और I5। तो इनको मैंने किस में लिखा? ऋणात्मक के। इनका बीज गणितीय योगफल हमेशा कितना होगा? शून्य होगा। यही हमारे किरचॉफ ने पहला नियम दिया था, यह पहला नियम है उसका। अब इससे थोड़ा पक्षांतर करके इसको समझते हैं। जो ऋणात्मक जो चिन्ह वाली जो हमारे पास पद उपस्थित है, उनको हम क्या करते हैं? शून्य के इधर की तरफ या जिस तरफ ले जाते हैं और इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो बचता कितना है? I1 और I2 तो इधर ही रह गया, इक्वल में जो कि ऋणात्मक थे सारे मैंने उधर कर दिया। तो क्या होगा? I3 भी प्लस में हो गया, I4 भी प्लस में हो गया और I5 भी प्लस में होगा। तो इस नियम से हमें ये पता चलता है कि अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से जाने वाली समस्त धाराओं के योग की क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि आपस में दोनों क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर दो संधियों से धारा अगर एक निश्चित मान से निकल रही है तो वो बंटने के बाद जितने भागों में वो बंटती है उनकी योगफल की क्या होगी? आपस में बराबर होगी। धारा के आने के पहले का मान या आने से जिस मान से वो इस संधि पर पहुंचती है, एक निश्चित धारा का जो मान होता है, जाने के बाद भी उस निश्चित धारा का मान उन विभक्त हुई धाराओं के योगफल के क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इस चीज़ से एक चीज़ पता चलती है, या इसको नोट करके लिख लेना कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या अनुकूल होता है उसके। किरचॉफ ने एक दूसरा नियम दिया था जो कि हम अब देख रहे हैं। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं में उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल या उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय गुणनफल का योगफल तथा उस बंद जाल में स्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। उसने ऐसा बोला था, किसी परिपथ में बंद जाल में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योगफल तथा उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के गुणनफल के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम एक बंद जाल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम ABCD से एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं, जिसमें पहले परिपथ में हम R1 प्रतिरोध लेते हैं, दूसरे प्रतिरोध में हम R2 लेते हैं और तीसरे परिपथ में हम R3 प्रतिरोध। इस पूरे संपूर्ण प्रतिरोध या परिपथ में दो विद्युत वाहक बल उपस्थित है। पहले वाले का नाम E1 है, जिससे I1 धारा उत्पन्न हो रही है, दूसरे वाले से E2 धारा उत्पन्न हो रही है। अब उसने क्या कहा था कि बंद जाल में बहने वाली धारा का मान या उस विभिन्न भागों में बहने वाली धारा का जो मान होगा वो उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। किसके? उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर। तो पहला बंद जाल हमारा कौन सा है? ABCD A। इस बंद जाल में उपस्थित बहने वाली धारा कौन सी है? E1 से जो उत्पन्न धारा है उसका नाम है I1, जो कि इस दिशा में बहती है, तथा इसके संगत प्रतिरोध कौन सा उपस्थित है? R1। तो I1 इंटू R1 प्लस दूसरे बंद जाल, अगर नीचे की तरफ जाते हैं इस बंद जाल में तो एक विद्युत वाहक बल और जुड़ा हुआ है जिससे I2 धारा बहती हुई हमें दिख रही है। इस I2 धारा के संगत प्रतिरोध का नाम कितना है? R2। तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं I2 प्लस
आई टू इंटू आर टू इक्वल टू इस बंध जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो E1 प्लस E2, ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम था। एक बंध जाल इस परिपथ में और बन रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरे परिपथ का नाम कितना है, BCEFB, ठीक है। अब EF, इस बंध जाल में अगर हम देखते हैं धारा ये विद्युत वाहक E1 से जो धारा निकल रही है I1 वो भी इस परिपथ में आ रही है और E2 के द्वारा भी एक परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है जिसको हम I2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बंध जाल में जो बहने वाली धारा होगी वो इन दोनों धाराओं के योगफल के बराबर होगी, जिसको हम I1, जो कि एक धारा I1 ऊपर से नीचे आ रही है और इससे भी धारा नीचे आ रही है तो ये भी यहीं आ रही है। तो इस बंध जाल में दो धाराओं का प्रवाह हो रहा है, I1 और I2। तो हम I की जगह कितना लिखेंगे, I1 I2, और इसके संगत प्रतिरोध का नाम कितना है, R3। तो इसका गुणनफल इस बहने वाली धाराओं के विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन बंध जाल में सिर्फ एक ही उपस्थित है इसमें विद्युत वाहक बल, कौन सा, E2। इसके साथ जो उपस्थित होगा प्रतिरोध जिससे हम धारा का मान निकाल रहे थे वो होगा I2, जिससे समीकरण ये बनता है I2 इंटू R2 प्लस तीसरे परिपथ में जो नीचे वाला प्रतिरोध था उसके अंदर बहने वाली धारा का मान कितना है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इंटू उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस बंध जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक ही उपस्थिति थी तो इसका योगफल होगा ही नहीं, इसको सिर्फ सिंगल यूज में लिखेंगे। तो E2, ये हो गया हमारा किरचॉफ के नियम का चैप्टर खत्म।